डीएचपुरा में नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यकर्ताओं ने वरिष्ठ नेता डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पर हुई फायरिंग की घटना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने इस हिंसा की कड़ी निंदा की और कहा कि लोकतांत्रिक समाज में इस तरह की घटनाओं की कोई जगह नहीं है। उन्होंने बताया कि यह हमला जम्मू और कश्मीर की राजनीतिक और सामाजिक स्थिरता पर सीधा हमला है और इससे क्षेत्र में डर और अस्थिरता फैलाने की कोशिश हुई है। कार्यकर्ताओं ने अधिकारियों से घटना की सही और पारदर्शी जांच कराने और जिम्मेदार लोगों की पहचान कर सजा देने की मांग की है। गुजारिश है ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर से इसकी पूरी तहकीकात होनी चाहिए और हमारे कायद सानी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और हमारे नेता जो भी है उनको खास सिक्योरिटी देनी चाहिए ताकि आइंदा ये मसले ना हो जाए। डोडा जिले और आसपास के क्षेत्रों में मेडिकल कर्मचारी फेडरेशन के सदस्यों ने गुरुवार को पेन डाउन स्ट्राइक की, जिसमें कई अस्पतालों में ओपीडी सेवाएं बंद रही। कर्मचारियों ने अपनी सैलरी से 2.5 दिन की कटौती के खिलाफ विरोध जताया और सरकार से इस मुद्दे को तुरंत सुलझाने की मांग की है। हड़ताल के दौरान केवल इमरजेंसी सेवाएं चालू रखी गई, जबकि बाकी ओपीडी सेवाएं बंद रही। कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो वे आंदोलन तेज करेंगे और आने वाले दिनों में फिर से विरोध प्रदर्शन करेंगे। अदर डिपार्टमेंट भी हैं जिनको 2.5 डेज मिल रही है, उनको कोई का उतना नहीं होता है जितना हमारे 24/7 हमारा रोस्टर बना होता है। रोस्टर के बावजूद भी हमारे जो मुलाजिम हैं ड्यूटी देते हैं उनका भी 2.5 डेज जो वो काटा गया है। उसके साथ जो हमारा जनरल स्टाफ जो है उसके अलावा हमारा एनएचएम को भी रोस्टर ड्यूटी में लगाकर और उनको भी सैलरी जो है हम नहीं देखेंगे। सुंबल में 30 दिवसीय मुफ्त कंप्यूटर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम गुरुवार को सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। ये कार्यक्रम सीआरपीएफ की 45वीं बटालियन द्वारा अपने सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत आयोजित किया गया था। पाठ्यक्रम रिजवाना बीएड कॉलेज असम में आयोजित किया गया, जिसमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के कई छात्रों ने भाग लिया और महीने भर बुनियादी कंप्यूटर प्रशिक्षण प्राप्त किया। समापन समारोह में प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र वितरित किए गए। छात्रों ने सीआरपीएफ का आभार व्यक्त किया और कहा कि इस तरह की पहल उन्हें उपयोगी कौशल सीखने और भविष्य में रोजगार के अवसर बढ़ाने में मदद करेगी। नो सर, ये जो 1 मंथ का कोर्स था ये यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट जो ये कोर्स हमें यहाँ पे प्रोवाइड किया गया था। एंड जो हमें इसमें बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स या कोई स्टूडेंट होता था उसको पता ही नहीं होता था हम कंप्यूटर को कैसे ऑन कर सकते हैं या कैसे शट डाउन कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पे बेसिक नॉलेज मिली कंप्यूटर की और हमें यहाँ पे जो ये विदाउट फी का कोर्स प्रोवाइड किया गया था। नई दिल्ली में आयोजित हॉटी इंडियन एक्सपो 2026 में बागवानी योजना और विपणन विभाग ने भाग लिया। ये प्रदर्शनी 14 मार्च तक चलने वाली है। इस एक्सपो का उद्देश्य उभरती कंपनियों, नवीन उत्पादों और कृषि बागवानी उद्यमों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंच प्रदान करना है। बागवानी योजना और विपणन निर्देशक गुलाम जिलानी जरगर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए और उन्होंने ऐसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्मों के महत्व पर जोर दिया जो कृषि बागवानी क्षेत्र के समग्र विकास पर मदद करते हैं। इस इवेंट में देश भर के पार्टिसिपेंट्स के अलावा रूस, नीदरलैंड, बुल्गारिया, जर्मनी, यूरोप वगैरह जैसे ग्लोबल मार्केट के पार्टिसिपेंट ने भी हिस्सा लिया। जिला प्रशासन की ओर से युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से सांबा में मेगा जॉब मेले का आयोजन किया जा रहा है। इस जॉब मेले में विभिन्न कंपनियों की ओर से करीब 600 से अधिक रिक्त पदों के लिए भर्ती की जाएंगी। डीसी सांबा आयुषी सुदन ने जिले के बेरोजगार युवाओं से अपील करते हुए कहा कि वे इस मेगा जॉब मेले में बढ़ चढ़कर भाग लें और उपलब्ध रोजगार अवसरों का लाभ उठाएं। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन का उद्देश्य युवाओं को उनके कौशल के अनुसार रोजगार उपलब्ध कराना है ताकि वे आत्मनिर्भर बन सके। जॉब मेले में भाग लेने वाले उम्मीदवार अपने शैक्षणिक प्रमाण पत्र, पहचान पत्र और अन्य आवश्यक दस्तावेज साथ लेकर आएं। जिला प्रशासन ने उम्मीद जताई है इस आयोजन से जिले के कई युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। So this is in fact for everyone. हर सेक्टर में इसको कवरेज है
एंड डिफरेंट पोजीशंस हैं, डिफरेंट लोगों के लिए ये अपील करेगा। इसीलिए हम यही रिक्वेस्ट करेंगे सभी से कि मैक्सिमम पार्टिसिपेशन कीजिए। शेरे कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी ऑफ कश्मीर के ग्रीन इनिशिएटिव के तहत सुहामा स्थित माउंटेन रिसर्च सेंटर फॉर शीप एंड गोट में एक मेगा प्लांटेशन ड्राइव आयोजित किया गया। इस पहल का उद्देश्य पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देना और जानवरों के लिए पेड़ों से मिलने वाले चारे के स्रोत को मजबूत करना है। शेरे कश्मीर यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर रिसर्चर प्रोफेसर हारून रशीद नाइक इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए और उन्होंने हरित पहल और टिकाऊ विकास पर जोर दिया। बेसिकली ये ऑनरेबल वाइस चांसलर सुकास्ट कश्मीर जो है उनकी निगरानी में, उनके सुपरविजन में हमने ये इनिशिएटिव पिछले साल लिया है, जिसमें हमने ये तय किया है कि हम 25,000 पौधे लगाएंगे, जिसमें ज़्यादातर फोडर ये प्लांट्स होंगे, जिसमें ये मलबरी है, किकर है, इसके साथ साथ ब्रन उलमस है, बाकी जो भी है विलो है और पॉपुलर है, वो मिक्सड प्लांटेशन हम कर रहे हैं। भारतीय सेना के सेवानिवृत्त कर्नल आधुनिक कृषि में एक नई राह दिखा रहे हैं। देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए एक प्रतिष्ठित 31 साल के करियर के बाद सेवानिवृत्त कर्नल सुशील शर्मा ने एक वनस्पति उद्यमी के रूप में एक जीवंत दूसरे कार्य की शुरुआत की है। उन्होंने जिला उधमपुर के कावा गांव में अपनी निजी भूमि पर एक हाईटेक खेत बनाया है। सेवानिवृत्त कर्नल सुशील शर्मा हाईटेक खेती का काम डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर और फ्लोरिकल्चर से मिली स्ट्रेटेजिक टेक्निकल गाइडेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट से कर रहे हैं और आज कर्नल शर्मा का खेत तेजी से इनोवेशन का एक लोकल हब बन गया है, जहां दुर्लभ फूलों की किस्में, प्रीमियम सब्जियों के पौधे और रेडी टू टेबल उपज की खेती की जा रही है। हालांकि उनका मिशन उनके अपने खेतों से आगे भी है। वे अपनी सफलता का इस्तेमाल इलाके के बेरोजगार युवाओं को गाइड करने के लिए कर रहे हैं। आजकल की खेती के मुनाफे और सोफिस्टिकेशन को दिखाकर कर्नल शर्मा खेती को अगली पीढ़ी के लिए एक प्रतिष्ठित और कामयाब करियर के तौर पर फिर से तैयार कर रहे हैं। लंबे समय से सूखे जैसे हालात झेल रही लाहौल घाटी में आखिरकार मौसम मेहरबान हो गया है। घाटी के कई इलाकों में रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिससे वातावरण में ठंडक बढ़ गई है और लोगों को राहत मिली है। पिछले कई हफ्तों से मौसम शुष्क बना हुआ था, जिससे किसानों और बागवानों की चिंता बढ़ती जा रही थी। लेकिन अब मौसम के इस बदले मिजाज ने घाटी में नई उम्मीद जगा दी है। निचले इलाकों में जहां बारिश हो रही है, वहीं ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ताजा बर्फबारी दर्ज की जा रही है। रोहतांग पास, बारालाछला और कुंजुम पास जैसे ऊंचे दर्रों में हल्की बर्फबारी देखने को मिली। इन इलाकों में बर्फ की पतली चादर बिछने से एक बार फिर ठंड का असर बढ़ गया है और तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। मौसम के इस बदलाव से घाटी के किसान और बागवान खासे खुश नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि बारिश और बर्फबारी से जमीन में नमी बढ़ेगी, जो खेती के लिए बेहद जरूरी होती है। लंबे समय से सूखे जैसे हालात के चलते खेतों की मिट्टी में नमी की कमी महसूस की जा रही थी। चांबा जिले में मौसम का मिजाज बदल गया है। जिले में रुक रुक कर बारिश हो रही है, जबकि पांगी और भरमौर सहित ऊंची चोटियों पर बर्फबारी दर्ज की गई है। बारिश और बर्फबारी के कारण तापमान में गिरावट आई है और ठंड बढ़ गई है, जिससे लोग दोबारा गर्म कपड़ों का सहारा लेने लगे हैं। जिला प्रशासन ने सतर्क रहने की अपील की है। उपायुक्त ने ऊंचाई वाले इलाकों और नदी नालों के पास जाने से परहेज करने की सलाह दी है। प्रशासन पूरी तरीके से सतर्क है और फील्ड में स्टाफ तैनात किए गए हैं। मौसम विभाग ने 14 मार्च तक जिले में खराब मौसम की चेतावनी जारी की है। किसी भी आपात स्थिति में लोग जिला प्रशासन की हेल्पलाइन 1077 पर तुरंत सूचना दें। जी, IMDB की तरफ से जो प्रेडिक्शन प्राप्त हुआ है उसमें ज़िला चंबा के लिए 12, 13, 14 तीनों दिन जो है वो येलो अलर्ट इशू किया गया है। कल जो है वो ग्रीन है, परंतु परसों वापस येलो अलर्ट है। तो जो हमारी फील्ड की टीम्स हैं उनके पास डायरेक्शंस ऑलरेडी इशूड हैं। कुल्लू जिले में मौसम ने करवट ली। ऊंची पहाड़ियों पर हल्की बर्फबारी और निचले क्षेत्रों में बारिश से बागबानों को बड़ी राहत मिली है।
करीब लंबे समय के बाद हुई ये बारिश और बर्फबारी लहसुन, मटर, गोभी सहित कई फसलों के लिए संजीवनी साबित हुई है। साथ ही फलदार फसलों जैसे खुरमानी, आड़ू और पालम को भी फायदा हुआ है। स्थानीय निवासी शमशेर सिंह ने कहा कि लंबे समय बाद मौसम सुहावना हुआ और बारिश से बागबानों की फसलों को संजीवनी मिली। तापमान में हल्की गिरावट से लोगों को गर्मी से राहत भी मिली। किसान रेवंत राम और युवराज ने बताया कि लंबे समय से बारिश न होने से खेतों की नमी कम हो गई थी और फसलें खराब हो रही थी। अब बारिश होने से लहसुन, मटर, गोभी और अन्य फसलों की जीवन दान मिला है और किसानों की अच्छी पैदावार की उम्मीद जगी है। 1 महीने के बाद कुल्लू में ये बारिश आई मान लिए और फसल भी जैसे गोभी है, हमारी मटर है, कोई पेड़ पौधे है, लहसुन है, प्याज है और इसके लिए मान लिए बहुत सुविधा हो गई बारिश आने के। नाहन के त्रिलोकपुर शक्तिपीठ में चैत्र नवरात्र मेला को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। इस बार मेला 19 मार्च से 2 अप्रैल तक आयोजित होगा और विभिन्न राज्यों से लाखों श्रद्धालु यहां पहुंचेंगे। सुरक्षा और व्यवस्थाओं को देखते हुए प्रशासन ने करीब 600 कर्मचारियों की तैनाती की है। मेला परिसर में हथियार, मांस और मछली की बिक्री पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। पहली नवरात्रि, अष्टमी और चौदस के दिन शिव मंदिर तालाब में विशेष आरती का आयोजन किया जाएगा। श्रद्धालुओं के लिए पीने का पानी, भंडारे और झूले जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी। सुरक्षा और ट्रैफिक प्रबंधन के तहत तूड़ी और भूसे से लदे वाहनों की आवाजाही सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक प्रतिबंधित रहेगी। पड़ोसी राज्यों हरियाणा और दिल्ली से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए प्रशासन ने विशेष व्यवस्थाएं की है। बाकी क्योंकि गर्मी का टाइम रहेगा, हमारे काफी श्रद्धालु रहेंगे जो लंबी लंबी लाइन में रहेंगे, तो इस बार हम ये भी सुविधा करें कि हमारे जो वॉलंटियर्स होंगे वो उनको पानी और जो भी ड्रिंकिंग वाटर एंड उस सब का प्रोवाइड कराए जो लाइन में लगे रहेंगे उनको। मनाली सहित आसपास के क्षेत्रों में काफी लंबे समय के बाद मौसम ने करवट ली है। घाटी के निचले इलाकों में बारिश का दौर शुरू हुआ है, वहीं ऊपरी इलाकों में हल्की बर्फबारी देखने को मिल रही है। बारिश और बर्फबारी के कारण तापमान में गिरावट आई है, जिससे स्थानीय लोग और पर्यटन कारोबार से जुड़े लोग प्रसन्न हैं। साथ ही लोगों को बढ़ती गर्मी से भी राहत मिली है। मार्च के महीने में अचानक मौसम का ये बदलाव न केवल ठंड लौटाने वाला है, बल्कि मनाली के पर्यटन कारोबार और स्थानीय फसलों के लिए भी लाभदायक साबित होगा। स्थानीय बागवानों और पर्यटन व्यवसायों का कहना है कि मनाली का अधिकांश पर्यटन बर्फ पर निर्भर करता है। इस बारिश और बर्फबारी से फसलें और पर्यटन दोनों को फायदा मिलेगा। इस मौसम में जो है मतलब इसने एकदम से जो करवट बदल ली है, जो गर्मी हो रही थी उससे एक निजात मिली है। और एक सबसे बड़ी बात यह है कि जो ये मौसम है, इस मौसम से मनाली आने वाले पर्यटकों को, सेब सीजन वाले व्यापारियों को, हर एक को राहत मिली है। पर्यटन नगरी मनाली में तिब्बती महिला विद्रोह दिवस मनाया गया। इस अवसर पर तिब्बती महिलाओं ने मनाली गोम्पा से मॉल रोड होते हुए गोम्पा तक चीन के खिलाफ रोष रैली निकाली। 67वें तिब्बती विद्रोह दिवस के मौके पर तिब्बती वुमेन एसोसिएशन कुल्लू मनाली और अन्य महिला संगठनों की सदस्यों ने चीन की ओर से तिब्बत में मानवाधिकारियों के उल्लंघन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। एसोसिएशन की महिला पदाधिकारियों ने कहा कि तिब्बत में आम नागरिकों और महिलाओं के साथ अमानवीय व्यवहार हो रहा है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इस पर आवाज उठानी चाहिए। रैली के दौरान 10 मार्च 1959 को लहासा में चीनी कब्जे के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए शहीद हुए तिब्बतियों को याद किया गया। 1959 में उन्होंने लहासा पोताला पैलेस के सामने उन्होंने विरोध लगाया था। अपने आज़ादी और अपने संस्कृति और अपने कल्चर को बचाने के लिए उन्होंने जो बुलंद आवाज लगाया था, उनको हम बरकरार अभी भारत देश में भी लगा रहा है। और भारत सरकार ने हमें जो सहयोग किया, उनका हम तहे दिल से शुक्र अदा भी करना चाहते हैं। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी NIA की टीम ने सुरनकोट इलाके के घने जंगलों में तलाशी अभियान शुरू किया। करीब सुबह 6:30 बजे NIA अधिकारियों ने स्थानीय पुलिस और CI महाकुंभ के दौरान वायरल हुई मोनालिसा ने अपने मुस्लिम बॉयफ्रेंड फरमान खान के साथ बुधवार को शादी कर ली। केरल के एक मंदिर में दोनों ने शादी की। मोनालिसा और फरमान के रिश्ते के खिलाफ पिता और पूरा परिवार था, जिसके बावजूद मोनालिसा ने प्रेमी के साथ शादी की।
मोनालिसा ने केरल के तिरुवनंतपुरम स्थित तंपानूर पुलिस स्टेशन पहुंचकर सुरक्षा की मांग की। बताया जा रहा है कि अलग धर्म से होने की वजह से मोनालिसा के पिता इस रिश्ते का विरोध कर रहे हैं। मोनालिसा का आरोप है कि परिवार की ओर से उन पर काफी दबाव बनाया जा रहा था और उन्हें धमकियां भी मिल रही थी, जिसके चलते उन्हें घर छोड़ना पड़ा। मोनालिसा मध्य प्रदेश के खरगोन जिले की रहने वाली है, जबकि उसका प्रेमी फरमान महाराष्ट्र से है। मोनालिसा का कहना है कि परिवार की नाराजगी और विरोध की वजह से उन्हें अपनी सुरक्षा को लेकर डर है, इसलिए उन्होंने पुलिस से मदद मांगी है। किन्नौर के कल्पा में पारंपरिक रौलाने पर्व की एक बेहद खूबसूरत और रंगीन तस्वीर सामने आई है, जिसे स्थानीय लोगों ने बड़े ही धूमधाम और जोश के साथ मनाया। इस खास मौके पर न केवल घाटी के लोग जुटे, बल्कि बड़ी संख्या में देश विदेश के पर्यटक भी इस अनोखी परंपरा का हिस्सा बनने पहुंचे। पर्व के दौरान किन्नौर की समृद्ध संस्कृति और सदियों पुरानी परंपराओं की एक ऐसी झलक देखने को मिली जिसने सबका मन मोह लिया। पारंपरिक वेशभूषा और किन्नौरी टोपियों में सजे स्थानीय पुरुष और महिलाओं ने जब ढोल नगाड़ों की थाप पर लोक नृत्य और लोकगीत पेश किए तो पूरा कल्पा उत्सव के रंग में सराबोर हो गया। इस त्योहार ने एक बार फिर साबित कर दिया कि आधुनिकता के दौर में भी पहाड़ों के लोग अपनी विरासत और जड़ों से कितनी मजबूती से जुड़े हुए हैं। मनाली से रोंगटे खड़े कर देने वाली नहीं, बल्कि दिल को सुकून देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं, जहां कुदरत ने सफेद चादर ओढ़ ली है। मनाली और इसके आसपास के इलाकों में बारिश का दौर शुरू होने के साथ ही ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी हो रही है, जिससे पूरा नजारा किसी जन्नत जैसा लग रहा है। पिछले कुछ दिनों से बढ़ रही गर्मी और उमस से परेशान लोगों और पर्यटकों के लिए मौसम का ये बदला हुआ मिजाज एक बड़ी राहत बनकर आया है। घाटी में हो रही इस रिमझिम बारिश और गिरते बर्फ के फाहों ने न केवल तापमान में भारी गिरावट ला दी है, बल्कि स्थानीय लोगों के चेहरों पर भी मुस्कान बिखेर दी है। ये तस्वीरें बिलासपुर से सामने आई हैं, जहां जनता को बड़ी राहत मिली है। सजी धजी बस देख लोगों के खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। दरअसल बिलासपुर के कोटधार क्षेत्र की जनता को आवागमन के लिए बड़ी सुविधा मिली है। मरोतन से एम्स बिलासपुर तक HRTC के नए बस रूट की शुरुआत कर दी गई है। बस सेवा का शुभारंभ वरिष्ठ कांग्रेसी नेता विवेक कुमार ने हरी झंडी दिखाकर की। क्षेत्र की जनता लंबे समय से इस बस सेवा की मांग उठा रही थी, क्योंकि पहले लोगों को एम्स बिलासपुर जाने के लिए निजी वाहनों की मदद लेनी पड़ती थी, जिससे समय और पैसे दोनों अधिक खर्च होते थे। उन्होंने कहा कि अब HRTC की नियमित बस सेवा शुरू होने से आम जनता को सीधा और सुविधाजनक आवागमन उपलब्ध होगा। इस पहल से खासतौर पर बुजुर्गों, मरीजों, छात्रों और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को काफी लाभ मिलेगा। इस मौके पर उपस्थित लोगों ने भी इस नई बस सेवा के शुरू होने पर खुशी जाहिर की और प्रदेश सरकार का धन्यवाद किया। ईरान और इजराइल के बीच जारी महायुद्ध के 13वें दिन अब जंग का रुख बदलता नजर आ रहा है, जहां ईरान ने डोनाल्ड ट्रंप के सामने युद्ध रोकने के लिए 3 बड़ी शर्तें रख दी हैं। अब हालात ऐसे बन गए कि युद्ध कब रुकेगा, इसका फैसला अमेरिका नहीं बल्कि ईरान के हाथों में दिखता है। इस भारी तनाव के बीच भारत के लिए एक बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत हुई है, क्योंकि अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से भारतीय कार्गो जहाजों को गुजरने की खास इजाजत मिल गई है। विदेश मंत्री एस जयशंकर की ईरानी विदेश मंत्री से फोन पर बातचीत हुई, जिसके बाद भारत के लिए ये बंद रास्ता फिर से खुल गया है। हालांकि हॉर्मुज में जमीनी हालात अब भी बेहद चिंताजनक हैं, जहां पिछले 24 घंटों में ही 5 कार्गो शिप को भारी नुकसान पहुंचा है।